नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम यूजीसी नेट सेट अध्ययन में देख रहे हैं झूठा सच उपन्यास। इसमें हमने पिछले 7-8 भाग देखे हैं और आज यह अगला भाग बनने जा रहा है। तो इसमें हम देखने वाले हैं, इससे पहले भाग में देखा था जो कि पंडित जी थी। पंडित जी ने जालंधर में दिल्ली में जगह ली थी, घर मकान लिया था और उनका जो परिवार है वह नैनीताल से उनके साथ आया था, नैनीताल से उनके पास आया था। और आने के बाद उन्होंने उनके परिवार वालों ने आराम हो सब कुछ करने के बाद दूसरे दिन जो है वहाँ उनका बेटा नैयर वहाँ अपनी प्रैक्टिस करने के लिए जाने वाला था, सोच रहा है। और उनके पिताजी कहते हैं कि यानी पंडित जी कहते हैं कि कुछ समय तुम यहाँ पर कुछ समय यानी वहाँ रहने खाने की व्यवस्था करो और फिर जाओ। और वहाँ अपने कारोबार के बारे में भी सोच रहे थे कि प्रकाशन के द्वारा इतनी पुस्तकें थी, इतनी आराम, इतनी आय आने वाली थी, या ऐसा वह बता रहे थे। यहाँ तक हमने देखा था। अब आगे का भाग अभी देखेंगे इस भाग में। और शौक का प्रदर्शन करने आए हो या हंस खेल कर अपने दुर्भाग्य को भुला देना चाहते हो। यानी वह कहते हैं कि वह जो बीता है, अभी दुख जो बीता है वह तो हो गया है और अब तुम उसी दुख में रहोगे, या यहाँ आकर जो जो भी तुम्हारे साथ बुरा हुआ है उसको बोलकर या हंसकर भूलने की भी कोशिश करोगे, ऐसा वह कह रहे। दिल्ली आकर कनक का मन एक बार और अवसाद से भर गया। निवास के स्थान, गर्मी, ऊष्म और भीड़ की असुविधाओं की वह परवाह नहीं करना चाहती थी, परंतु पूरी का समाचार न मिलने के कारण आशंका मन को अधीर कर देती थी। यानी जो कनक जो है, कनक जो सचदेव पुरी है, उसकी पत्नी है, वह दिल्ली में खुद को सुरक्षित तो पाती है, लेकिन मन में उनकी पति की शंका उसके मन में घेरी रहती है। परंतु पूरी का समाचार न मिलने के कारण आशंका, यानी कोई समाचार भी नहीं मिला। पूरी ने तो पत्र भेजा था लेकिन इनको पत्र भी नहीं मिला था। इस प्रलयंकारी आंधी में वे जाने कहाँ आशाएं विवश पड़े होंगे। वह सोच रही है कि इस भयंकर प्रलय में न जाने वह कहाँ होंगे और पूरी वहाँ पर कमल प्रेस में अपने काम में लगा हुआ है। संभवतः किसी कैंप में शरण लेने के लिए मजबूरी किए होंगे। यानी उसको लगता है कि किसी कैंप में भी शरण लेकर वह बैठे होंगे। उस उथल पुथल और अथाह भीड़ में कोई किसी को कैसे खोज सकता है। कोई भी समाचार नहीं दिया। अपने परिवार को ढूंढ पाए होंगे या नहीं। यानी वह कह रही है कि कोई समाचार भी नहीं मिला। वह अपने परिवार को, यानी पूरी अपने परिवार को ढूंढ पाया है या नहीं, कोई पता भी नहीं है। कोई भी समाचार नहीं आया। अपने परिवार को ढूंढ पाए होंगे या नहीं, इतने दिन तक कोई भी सूचना न देने का क्या कारण हो सकता है। कनक परेशान है और वह कह रही है कि इतने दिन तक कोई समाचार नहीं मिला, लेकिन इतना समाचार नहीं मिलने का क्या कारण हो सकता है। वैसे पूरी ने तो पत्र भेजा था लेकिन कनक को नहीं मिला। उन्हें नैनीताल का ही पता मालूम था। अब संपर्क का क्या सूत्र रह गया। अभी वह कनक कह रही है तो पूरी को तो वह नैनीताल का ही पता था, लेकिन अब तो हम यहाँ दिल्ली में आए तो यहाँ का पता कैसे पता है। यदि वे असफल होकर फिर नैनीताल पहुँचे या वहाँ पत्र ही लिखे तो उनका पत्र दिल्ली आ सकना राम प्रकाश पर ही निर्भर करेगा। यानी वहाँ नैनीताल गए तो उनको पता चल जाएगा कि हम दिल्ली आ गए हैं। नैनीताल से चलते समय नैयर ने राम प्रकाश को कह दिया था कोई भी पत्र आए तो वह दिल्ली के पते पर भेज दे। वो राम प्रकाश जो है वह उसने नैयर को कहा था कि हमारे नाम से कोई भी यदि पत्र आता है, समाचार आता है, तो वहाँ तुम दिल्ली भेज देना, ऐसा वह उसने राम प्रसाद को कहा था। राम प्रकाश सुभद्रा वहाँ जाने कितने दिन रह पाए होंगे। नैयर के चलने से पहले ही वे लोग लुधियाना, अम्बाला
चले जाने की बात कर रहे थे। यानी जो प्रकाश जो है वह भी नैनीताल से जाने की बात कर रहा था, लुधियाना नहीं तो अम्बाला वह भी लोग जाने वाले थे। अब वह भी जो राम प्रकाश है वह भी अब नैनीताल में है या नहीं, ऐसा वह कनक के मन में प्रश्न उपस्थित हो रहा है। वह इन ख्यालों में सोच रही है। नैनीताल की सड़कों पर और झील के किनारे एकांत में बैठकर वह चुपचाप उन स्थानों में पूरी की संगति की याद को कर सकती थी। कनक का मन किसी से बोलने को न चाहता था। यानी अपने वो पति के विरह में अभी वो व्याकुल है। वह बैठे बैठे जो नैनीताल की जो सड़कों की यादें हैं और वो पूरी के साथ जो भी समय बिताया है, उस बिताए हुए समय की यादों के साथ बेचारी जीवन काट रही है। कांता पति को अकेले जालंधर भेजने से डर रही थी, स्वयं भी साथ जाना चाहती थी। उसकी सास माँ और पिताजी ने उसे समझाया, ऐसी हालत में तुम्हारे साथ जाने से नैयर की असुविधा बढ़ेगी। यानी जो कांता जो है वह नैयर की पत्नी है और वह जालंधर में प्रैक्टिस के लिए जा रहा था, जो कि वकालत की प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा था। तो वहाँ कांता जो है वहाँ डर रही थी इस हालात में नैयर को वहाँ जाने के लिए, और वह कहती है कि मैं भी उनके साथ जाऊंगी, उनका अकेले जाना सही नहीं है। तो वह ऐसे कहते हुए जाती है और फिर पंडित जी समझाते हैं उसको। पंडित जी ने नैयर को कुछ दिन और ठहर जाने के लिए कह दिया था। कांता पति के अकेले चले जाने की संभावना से उदास थी। यानी पंडित जी ने तो कह ही दिया था, यानी पंडित जी यानी जो नैयर के पिता ने कह ही दिया था कि कुछ दिन तुम यहीं पर रुक जाओ, लेकिन वह नहीं मानता है और जाने के लिए कहता है। और वह कांता जो है वह पति को अपने अकेले नहीं जा रहा था, तो वो उदास थी। उसकी उदासी स्वाभाविक थी, उसे अपनी उदासी छिपाने की भी आवश्यकता नहीं थी। परंतु कनक अपनी उदासी का कारण सबके सामने कैसे कह सकती थी। यानी वह कांता जो थी वह उदास थी, क्योंकि उसका पति नैयर जो है वह अकेले लाहौर जा रहा है, नहीं जालंधर जा रहा है, और वह जालंधर जा रहा है और वहाँ डर रही थी। और उसका नाराज़ होना एक स्वाभाविक था, सबको उसका कारण पता था। लेकिन कनक किसको उसकी उदासी का कारण बता सके, और वो बता भी सके तो कैसे बताए, क्योंकि वह तो उसके पति का तो आता न पता है। पूरी तो उधर कमल प्रेस में जॉब कर रहा है। घर में रहते समय उदासी को छिपाए रहने का एक ही उपाय था, अखबार पढ़ते रहना। वह अखबार उठाकर विज्ञापन, अदालती नोटिस, बांटीन के कालम ही पढ़ने लगती। जहाँ भी स्त्रियों के लिए नौकरी के अवसर की सूचना होती, ध्यान से पढ़कर सोचती, मैं क्यों न यत्न करूं। यानी वहाँ जो अभी खाली समय है तो खाली समय में तो वह उदासी सी सोच में डूब जाती थी, मगर वह खाली समय में अखबार पढ़ने के लिए या समाचार पत्र पढ़ने के लिए सोचती है। और वह पढ़ते पढ़ते वो उसमें से जो भी जाहिरात, जो भी विज्ञापन आते थे स्त्रियों के नौकरी के लिए, वह देख रही थी। वह किस कोई जगह जॉब मिली इसका प्रयत्न कर रही थी। पंडित जी आराम में पली लड़कियों को अनुभव होती असुविधा को सक्षम रहे थे समक्ष रहे थे। कनक का मौन और चिंता भी उसकी दृष्टि में थी। यानी वो पंडित जी की जो सभी लड़कियां थी वह आराम से सुख व शांति परिवार में पली बड़ी हुई थी, तो उनकी वह सब कुछ देखभाल कर रहे थे। लेकिन जो कनक के मन की जो उदासी है वह पंडित जी को दिखाई दे रही थी। समाप्त हो रही बरसात का एक जोरदार छींटा चौथे पहर आ गया था। यानी वह बरसात जो है वह समाप्त होने वाली है और वह चौथे पहर यानी शाम के समय में बारिश थोड़ी सी आ गई थी। ऊब और उमस से बच सकने के लिए नई दिल्ली की ओर चले जाना भी संभव न था। यानी वहाँ जो गर्मी जो थी उसके बचने के लिए कहीं शहर में बाहर जाने के लिए भी संभव नहीं था। पंडित जी अपने चारों ओर फैली उदासी को अनुभव कर रहे थे। बेटियों की असुविधा अनुभव करके वे हाथ की पंखी से हवा लेते हुए उनके दिल बहलाव के लिए एक दो प्रसंग सुना देने के बाद बोले, हमारी बेटियां किसी मुसीबत में नहीं घबरा सकती। यानी पंडित जी जो है उन बेटियों की जो उदासी है वहाँ जानते थे, पहचानते थे। तो वहाँ अन्य बातें करते हुए और बातें करते करते यहाँ वहाँ के किस्से सुनाकर उनका जो मन परिवर्तन करने का या कुछ खुशी लाने की
कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि हमारी जो बेटियां है वहाँ मुसीबत में नहीं घबराती है, ऐसा उसका मनोबल बढ़ाते। यह तो शेर बेटे हैं, यह क्या नहीं कर सकती। बाप दादा की कमाई और जायदाद पर फूलना तो कीचड़ में पड़े होंगे, घोंगे की तरह मोटा होते जाना है। यानी वह कहते हैं कि हमारी बेटियां तो शेर की तरह है हमारे पास, यानी वहाँ बाप दादा के जो भी पूर्वजों के जायदाद पर फूलना तो है ही, कीचड़ में घोंगे की तरह मोटा होते जाना है। यानी वहाँ उनको कमाई करनी नहीं, कुछ नहीं, उसके पिताजी के इस पर बैठकर खाना है, ऐसा वहाँ। देयर इज ए पैरासाइट लाइफ। पंडित जी अपनी उपमा पर कहा लगाकर हंस दिए और चश्मा उतारकर अपने कमीज के आंचल से साफ करने लगे। यानी वहाँ ऐसा मजाक कर हंसते हैं और अपना चश्मा उतारकर साफ करने लगते हैं। पंडित जी ने दिल्ली आकर नई चतुराई सीख ली थी। किसी को आग न मिलाना चाहते तो चश्मा उतार कर साफ करने लगते और आंखों को आंधा मीच लेते थे। यानी पंडित जी ने दिल्ली आकर एक कुछ अलग बात सीख ली थी, किसी से आग न मिलाना। यदि कोई बात कर रहा है तो उसके सामने अपना चश्मा निकाल कर वह जो अपने शर्ट के कुर्ते से या कोने से पोंछते थे और आंखें मिचमिचाते, जैसे सामने वाले को लगे कि इसे बिना चश्मे के दिखता ही नहीं हो। स्वयं दूसरे का चेहरा स्पष्ट न देख पाने से विश्वास कर लेते कि दूसरे भी उनके चेहरे की असुविधा नहीं देख पा रहे हैं। यानी उनको लगता था कि मैं ऐसे चश्मा पोंछ रहा हूँ या आंखें मीच में चढ़ा हूँ, सामने वालों को लगता था कि यह इसको बराबर दिखाई नहीं देता, वह ऐसा वो करता था। पंडित जी सुनाने लगे, बेटा महेंद्र, तुम्हें तो बताया था न, हमने तो देश राज के प्रेस में 20 रुपये महीने पर प्रूफ रीडिंग की नौकरी से काम शुरू किया था। यानी इसका भी जो है वह एक छपाई का कारखाना है या ये वह प्रेस है। और पंडित जी कहते हैं कि मैंने तो 1.5 रुपये प्रति माह से प्रूफ रीडिंग करने का काम शुरू किया था। कहाँ से? हमने तो देवराज प्रेस से शुरू किया था। उन्होंने फिर कहा कि कहा लगाया, मानो बेटियों को बताना चाहते हो कि प्रत्येक कठिनाई पर हंसना चाहिए। यानी वह ऐसा बताकर वह तो कहते हैं कि हमने देवराज प्रेस में तो 20 रुपये यानी 20 रुपये पर प्रूफ रीडिंग की नौकरी का काम शुरू किया था और आप खुद का प्रेस है, तो वह ऐसा कह रहे हैं। यानी उन्होंने जो बेटियों को कहना चाहते हैं कि किसी भी मुसीबत में या कठिनाई में घबराना नहीं चाहिए, हंसते रहना चाहिए, उदास नहीं रहना चाहिए, ऐसा वहाँ बेटियों को सीख दे रहे हैं। उस ज़माने में जेल से लौटे हुए पॉलिटिकट आदमी को नौकरी कौन देता? यानी उस ज़माने में यदि कोई जेल से लौटता है तो नौकरी भी कोई देने को तैयार नहीं था। देवराज भला आदमी था, मैं उस हालत में भी फुर्सत निकाल कर कुछ लिख लेता था। रात को अपनी ही थी, जवानी थी, स्पिरिट थी मेरी वे इशाइरिया मज़ामीन की किताबें, मौजे ख्वाब, स्वप्न की लहरों में मखज़मे अदब ने शाया की थी। 3 बरस में मैंने मखज़ने अदब को 4 किताबें दी। मौजे ख्वाब एक छोटा नावल टीपू सुल्तान की ज़िंदगी के मुत्तलिक और 2 अंग्रेज़ी नावलों को तर्जुमे में मेरे भाई रॉयल्टी उस ज़माने में कौन देता था। यानी यह किताब लिखते थे, लेखक है, और वहाँ उस ज़माने में बहुत कुछ लिखे थे, टीपू सुल्तान के जीवन पर लिखे थे, लेकिन उस ज़माने में किताब पर रॉयल्टी वह कुछ नहीं मिलती थी। लोग शौक के लिए लिखते थे, इसलिए बेहतर लिखते थे। हाँ, मैंने मखज़ने आदब से हर किताब की 150 कापियाँ बतौर रॉयल्टी के ले ली। यानी वहाँ जो है 150 कापियाँ, यानी जो मखज़ने आदब नामक जो प्रकाशन था या कोई प्रकाशित करने वाला था, तो वहाँ से वह बिना रॉयल्टी के किताबें लेते थे, 150 कापियाँ। दूसरे बुक सेलरों से तबादले में दूसरी किताबें लेकर छोटी सी दुकान सुंदर मंडी में खोल दी थी। यानी यहाँ वहाँ से वो किताबें लेकर छोटी सी पुस्तकों की दुकान इसने खोल दी थी पंडित जी ने। फिर हफ्तावार देश संदेश रिसाला निकाला। उसे छापने के लिए पहले सेकेंड हैंड प्रेस खरीदा था। यानी जो उन्होंने देश संदेश नामक एक
एक समाचार पत्र चलाया जाता था, फिर उसको छापने के लिए उन्होंने सेकंड हैंड प्रेस खरीदा था, यानी वो पुराना प्रेस खरीदा था उसको छापने के लिए। देश संदेश। ऐसा प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि झूठा सच उपन्यास में पंडित जी कौन सा पत्र निकालते हैं या समाचार पत्र, तो उसका नाम है देश संदेश। यहाँ पर देश संदेश निकालते हैं, तो वहाँ उसको छापने के लिए एक सेकंड हैंड प्रेस खरीदता था। रफ्ता रफ्ता स्कूली किताबों की कुंजियाँ वगैरह 20 किताबें अपनी और दोस्तों की शाया की प्रेस खड़ा कर दिया। मकान बनाया, कितना आरामदेह मकान था। ख्याल था अब हमारी बेटियाँ बेटे संभालेंगे, तो वफ क्या तूफान आया। लेकिन वहाँ ऐसा बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने प्रेस बढ़ाया, मकान आलीशान बनाया, और वहाँ उन्होंने सोचा था कि सभी जो हमारा परिवार है, बेटे बेटियाँ, वहाँ उस घर में एक आराम से रहेंगे। लेकिन अब यह क्या कयामत आई है, क्या तूफान आया है, ऐसा वहाँ सोच रहे हैं या बता रहे हैं। देखो उसकी कुदरत, पंडित जी ने जोर से कहा कर लगा दिया। सब सब शीरा खा शी राजा बिखर गया, यानी सब कुछ जो भी है वो ऊपर वाले की करामत है और सब आप बिखर गया है। पंडित जी ने गदगद हंसी हंसते हुए चश्मा उतार लिया और कमीज के दामन से उसे और धुंधला करते हुए आंखें मीचे कहते गए, क्या खूब कहा है कभी बेटा, क्या नाम है उस शायर का। हाँ, मोमिन। मोमिन ने कहा है, सुनो बेटा महेंद्र, तुम भी सुनो कांता। पंडित जी तर्जनी उठाकर बोले, यानी वहाँ जो है वहाँ बेटे को या अपनी जो बेटियाँ है, जो भी दामाद है, अपने परिवार को बताते हुए वहाँ कहते हैं कि किस शायर ने बहुत खूब यानी बहुत अच्छी बात की है, जो कि उनका नाम मोमिम है। मोमिम नामक जो शायर है उसने क्या कहा था, वहाँ कहते हैं चश्मा पोंछते पोंछते, खाना बर्बादी के सदमे उससे पूछे बागवा, यानी वो किसी वह मोइम नामक जो शायर था उसने कहा था, खाना बर्बादी के सदमे उससे पूछे बागवा, यानी जो खाने वाला है खाना बर्बादी की, यानी जो खाने वाला है खाकर जाता है, लेकिन जो खाना पकाने के पीछे कितनी कठिनाइयाँ है वहाँ वो बागबा यानी किसान जानता है। पंडित जी ने भाव उन्मेष से आसन बदल लिया और आधे ही शेर को और ऊंचे स्वर में दोहराया, खाना बर्बादी के सद में उससे पूछो बागबा, तिनका तिनका, यानी वह खाना जो है खाना बनकर हमारे पास में आता है, लेकिन उसके पीछे कितनी वह जो किसान है उनको कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। सुनो महेंद्र जी, तिनका तिनका चुन के जिसका घर बने और टूट जाए, यानी उसका जो शेर है वहाँ पूरा शेर ऐसा है, खाना बर्बादी के सद में उससे पूछो बागबा, तिनका तिनका चुन के जिसका घर बने और टूट जाए, यानी जो खाना जो है वह छोटा छोटा करके उसको यानी जो कुछ भी हम कमाते हैं उसको कमाने के बाद ही का अचानक झट से टूट जाए तो क्या कितना दर्द होता है। यहाँ पर वह जो मोमिम नामक जो शायर है वह कह रहा है, सुनो महेंद्र जी, अभी वो महेंद्र को अगला शेर भी, वहाँ वहाँ क्या खूब खूब कहाँ है, क्या गिला है बुलबुल खुदा से, क्या गिला करती है, यानी वहाँ कहते हैं कि जो बाकी की जो है वहाँ क्या बात है, यानी उसकी वाह वाह करते हैं पंडित जी की। कनक को लग रहा था पंडित जी उसे विशेष रूप से सुना रहे थे। यह भी समझ रही थी कि पंडित जी अपने दुख को दबाकर उनका हौसला बढ़ाने के लिए ही कह रहे हैं, यानी कनक को लगता है कि वह मुझे ही सब कुछ सुना रहे, यानी जो उदासी में बैठे हुए थे वहाँ वहाँ पंडित जी भी खुद के अंदर बहुत सारा दुख है वहाँ दबाकर बच्चों को या पूरे परिवार को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी खुशी देने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वहाँ जो है वहाँ उन सभी का जो मूड है वह मूड फ्रेश करने का प्रयास कर रहे हैं पंडित जी। और फिर यो बोलने से उनके मन का गुबार निकलता था, यानी यह पंडित ये ऐसा बोलने से जो पंडित के मन में भी उदासी है मायूसी है वहाँ उनके निकल जाता था और कुछ थोड़ी सी खुशी महसूस होती थी। कनक ने पंडित जी को और बुलाने के लिए कह दिया, बुलबुल खूब गिला करती है, खूब नाला होती है, शिकायत करती है, कंदन करती है, तमाम शायरी और है क्या, कोई शायर हम लोगों के नालों को लेकर भी शायरी करेंगे और फिर
फिसा ने लिखेंगे। यानी वह कहते हैं कि बुलबुल इस पर तो बहुत लिखा है, कोई शायर भी ऐसा होगा जो कि हमारे हालत है, हमारे हालातों को भी कोई लिखेगा क्या? ऐसा शायर कोई है क्या? पंडित जी गंभीर हो गए। बेटा, शायरी और फिसाने अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन हम पस्त हिम्मत हिम्मत निरुत्साह क्यों हो? यानी वहाँ शायरी और जो कुछ भी लिखान है, वहाँ तो उनके उनकी जगह पर है, लिखने वाला तो लिखता है, लेकिन ऐसे निरुस्त यानी निरुत्साहित होना अच्छी बात नहीं है। नायर ने अनुभव किया, कनक का परिहास ठीक नहीं बैठा। बहुत हल्की हल्की फुहार अब भी पड़ रही थी। नहर की माँ आंगन में आकर घने बादलों की ओर मुंह उठाए थी। यानी जो नहर ने कनक की उदासी जान ली थी, और वहाँ जो है बहुत हल्की, और वह अंदर जो भी बहुत हल्की हल्की हंस रही थी, यानी सभी लोग खिलखिला कर हंस रहे थे, ये थोड़ी उदासी में ही हंस रही थी। और नहर की जो माँ है, पंडित जी की जो पत्नी है, कनक की भी माँ है, वह बाहर आकर बादलों की ओर देख रही है। उसने अपनी माँ को संबोधन किया कर लिया। माँ जी, क्या है? अपने परमेश्वर को देख रही है। यानी वह जो कनक है, नैयर है, वहाँ पंडित जी उसकी माँ को कहता है कि क्या देख रही हो? क्या परमेश्वर को देख रही हो क्या? माँ कहती है, हाँ बेटा जी, अब इस उम्र में और किसे देखना है, वही सुनने वाला है। माँ ने उत्तर दिया। तो माँ ने कहा, हाँ, आप तो परमेश्वर ही सुनने वाला है, इस उम्र में परमेश्वर को ही देखना चाहिए, ऐसा वह कह रही है। कंचन ने जीजा के कान के पास मुंह कर लिया। पिताजी वह सुन सके इसलिए धीमे में कहा, पूछिए पहले किसे देखा करती थी? यानी जो कंचन जो है, कंचन थोड़ी मजाकिया स्वभाव में कहती है कि जीजा के कान में कहती है कि इससे पहले आप किसको देखा करती थी, ऐसा वह पूछिए। कुछ मजाकिया स्वर में सभी से बात बचाकर जीजा को करते उसकी जो जीजा है, उसकी पति, उसकी बहन के जो पिता है, उसको कहती है कि कान के पास जाकर, यानी कान में बताती है कि पूछिए कि इससे पहले आप किसको देखा करती थी? आप परमेश्वर को देख रही हो, भगवान को देख रही हो, लेकिन इससे पहले किसको देखती थी, ऐसा पूछिए। अच्छा, बहुत पर लग रहे हैं। नैयर ने आंख तेतरी। यानी जो वह कहता है नैयर कि अच्छा, बहुत पर, यानी बहुत कुछ सोच रहा है, मजाक का ऐसा। क्या है? पंडित जी ने पूछ लिया। तो पंडित जी ने पूछ लिया कि क्या है? माँ जी, कंची कह रही है। नैयर पंडित जी को सुनाकर माँ से बोला। कंची ने जीजा को बोलने न देने के लिए उसकी पिंडली पर जोर दे की चोटी काट ली। यानी जो कंची जो है, वहाँ कंची यानी कंचन जो है, वहाँ उसके जो जीजा जी है, वहाँ बोलना ही चाहते थे, तो वहाँ रोकने के लिए वहाँ उसकी जो हाथ है, वहाँ हाथ मरोड़ती है और बोलती है कि पिंडली यानी जो कलाई है, वहाँ मरोड़ती है और भी चिकोटती है या चिकोटी लेती है, और वहाँ बोलने के लिए रोकती है। नायर पिंडली को मलते हुए भी कंची को खिंचाने के लिए बोला, माँ जी, कंची कह रही है, कह दूँ? तो वहाँ अभी जो नायर जो है, वह कह रहा है कि कंची कह रही है क्या, मैं भी कह दूँ क्या? यानी कंची ने जो कहा है, जो कंचन ने जो कहा है, वह मैं कहूँ क्या? माँ जी ने पूछ लिया, क्या कह रही है? तो माँ जी ने भी पूछ लिया कि क्या कह रही है, कहो ना। उसने कंची को धमकाया, बता दूँ? यानी वहाँ जो कंचन है, उनको नायर ने बताया, क्या बता दूँ मैं, धमकाया ऐसा, बता दूँ? बताए कंची ने, और चूटी काटने का डर दिखाया। यानी कंची ने, जो कंचन है, उसने कि मैं तुम्हें भी चिकोटी लूँगी, या ऐसा वह कहती है, और उसने डर दिखाया। नायर ने कंची को घूर माँ को उत्तर दिया। यानी वह नायर जो है कंचन की तरफ ऐसी घूरती हुई आंखों से देखता है और माँ को उत्तर देता है, कह रही है, पहले आप कह दो, भगवान से कहिए बारिश से हम तंग आ गए हैं, अब वर्षा बंद करे, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं। यानी वहाँ कंचन की तरफ घूरती हुई आंखों से देख रहा है और कह रहा है कह रहा है कि माँ, कि आप भगवान से यह कह दो कि बारिश तो बहुत हो चुकी है, बारिश से हम तंग आ चुके हैं, आप परेशान मत करो, बारिश बंद कर दो, ऐसा वह कह रही है। नैयर की माँ ने बादलों की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर दी, पिता परमात्मा जी, आप बस करो। यानी बारिश हो रही थी, तो वह नैयर ने कहा कि तुम भगवान से कहो कि बारिश अब बहुत हो चुकी है, हम तंग आ चुके हैं, आप वर्षा बंद करो। तो यह सुनकर उसकी नैयर की माँ ने बादलों की ओर देखा
और भगवान से प्रार्थना की, ईश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु अभी आप तुम बंद करो। देख लीजिए बहन जी, आजकल के लड़के लड़कियों की समझ। पंडित जी ने नैयर की माँ को पंजाबी में संबोधित किया। इन लोगों को क्या मालूम है कि यह वर्षा कनक गेहूं की फसल के लिए कितनी ज़रूरी है। उसके हर रंग में मनुष्यों की भलाई है। यानी वह पंडित जी है, पंडित जी कहना चाहते हैं कि इन बच्चों को क्या पता, अब वर्षा होगी तो गेहूं की फसल अच्छी आएगी और वह मनुष्य के लिए जो अन्न है, रोटी है, वह मिलना आसान हो जाएगा। इन बच्चों को क्या पता कि अच्छी वर्षा होने से सब कुछ अच्छा हो सकता। नहीं, ये बात सही भी है। जैसे कि मैं अब एक बात बताना चाहता हूँ कि समझो ये अच्छी वर्षा हुई, अच्छी बारिश हुई, तो जो आने वाली जो अन्य फसलें हैं, वहाँ फसलें जो सर्दी के मौसम में गेहूँ, सरसों, जो कुछ भी फसलें आती है, वहाँ फसलें अच्छी आती है और उसके कारण सर्दी का मौसम अच्छा होता है। बारिश अच्छी हुई तो सर्दी का मौसम अच्छा होता है और सर्दी के मौसम में जो भी फसलें आती है, वह फसलें भी अच्छी तरह से आती है और जो धूप काला भी अच्छा होता है और धूप के मौसम में जो भी ये आते फसल आती है, वह भी अच्छी होती है। यानी बारिश अच्छी होने से जो मजदूर है, उससे लेकर बड़े फैक्ट्री में काम करने वाला जो इंसान है, उन सभी को काम मिलता है। यानी हर एक किसी को, यदि भी खेत में फसल आती है अच्छी, तो एक सभी को काम मिलता है, कोई भूखा नहीं रहता है। तो वह पंडित जी वही कह रहे हैं कि इस वर्षा का इन उन लड़कों को क्या, उन बच्चों को क्या महत्व है कि आने वाले गेहूं के फसल के लिए यह कितना लाभदायी है। ठीक कह रहे हो भाई जी। माची ने अनुमोदन किया। ये मूढ़े कुंडलियाँ लड़के लड़कियाँ शहरों में जन्मे, शहरों में पले, इन्हें क्या मालूम फसलें क्या होती है, कहाँ होती है। जो वह माची है, वह कहती है कि ठीक है भाई साहब, आप तो ठीक कर रहे हो। इन लड़कों को, इन बेचो, इन बच्चों को क्या पता, ये तो शहर में ही जन्म लिए और शहर में भी पले बड़े, कभी गांव गए नहीं, इनको पता ही नहीं कि फसल कैसी होती है, किस प्रकार होती है। ऐसा वह कहती है। वर्षा फसल के लिए अच्छी है तो भगवान से कहिए कि खेतों में बरसाए। कनक बोल उठी। यानी वह कनक जो है, कनक ने कहा वर्षा फसलों के लिए अच्छी है तो भगवान से कहिए कि खेतों में, जहाँ खेत खलियान है, वहाँ पर वर्षा कीजिए, इधर शहर में नहीं है। यहाँ शहर में बेघर बार बेसाया लोगों को भिगोकर बीमार करने के लिए, कीचड़ करने के लिए अपना पानी क्यों बर्बाद कर रहे। कनक कह रही है कि आपके भगवान से कहो प्रार्थना करके कि वर्षा यहाँ शहरों में क्यों बरसा रहे हो। जहाँ आवश्यकता है फसलों पर, खेत खलियानों पर, वहाँ करो। यहाँ शहर में बरसात कर या वर्षा करने के बाद या भारी बरसात होने के बाद कीच जो भी शरणार्थी है, किसी को रहने के लिए जगह नहीं है, वह भीग रहे हैं, बीमारियां हो रही है, वो बेसहारा है, उनको भिगोकर क्या फ़ायदा होने वाला है। एक जो है, एक अच्छी बात कह रही है कनक। और वहाँ खेत पर जाकर बरसे तो वहाँ पर अच्छा बारिश, अच्छी फसल आ जाएगी। लेकिन इधर शहर में बेसहारा है, उनको भिगोकर क्या फ़ायदा, वैसे पानी बर्बाद हो रहा है। उसे नहीं दिखता कि कनक का खेत हमारे सिर पर नहीं है। मॉडल टाउन में माली बगीचे में पानी देता था तो क्या हमें भी भिगो देता था। भगवान से तो माली ही समझदार था। यानी वह कहता है कि जब कोई वह माउट खेत जो है, खेत यहाँ पर नहीं था उनका, तो किसी अन्य जगह पर था। उस बगीचे में पानी देने वाला जो भी माली था, वह माली हमें भिगो न देकर सिर्फ वह जो पेड़ को पानी देता था। तो वह कहता था कि जो वह माली है, माली जब पानी देता था तो वो यहाँ बच्चे भी उनके पास जाकर देखते थे, लेकिन वह जो माली है, वहाँ पेड़ पौधों को पानी देता था। वह कहती है कि वह इस भगवान से अच्छा तो वह माली था जो हमें न भिगोकर केवल बगीचे को पानी देता था। ठीक कह रही हो माँ जी। नैयर सालियों को चिढ़ाने के लिए माँ के समर्थन में बोला, इन लोगों को क्या मालूम कनक क्या होती है, कनक क्या होती है। यह तो समझती है देहातों में पेड़ों पर चपातियाँ लगती है, किसी पेड़ पर डबल रोटियाँ लगती है। सुनिए, नैयर बात बनाने के लिए सीधा होकर बैठ गया। यानी नैयर भी आप कुछ मजाकिये शोर में कह रहा है कि इन्हें क्या पता है। नैयर, वो सालिया जो नैयर की है, वह उनको चिढ़ा रहा है और कह रहा है कि इन्हें क्या पता है कि फसल क्या होती है,
फसल क्या होती है, खलियान क्या होती है, खेत क्या होती है। इन्हें तो लगता है कि रोटी किसी पेड़ पर उगती है। इतना इन्हें डबल रोटी यानी आजकल के शब्दों में कहा जाए तो वो पाव, जो पाव है वह कहाँ उगता है। उन्हें लगता है कि किसी पेड़ पर, किसी पौधे पर रखता है, यह कहाँ पर नहीं। इनको तो यह भी पता नहीं। ऐसा कर कर वह मजाक उड़ाता है। नैयर बात बनाने के लिए सीधा होकर बैठ गया। अभी बात करके वह बनाने के लिए सीधा होकर बैठ गया। एक बार कन्नी से मैंने पूछा, तूने कभी कनक का खेत देखा है? इसने जवाब दिया, हाँ, मैं एक बार मामा के यहाँ देहात में गई थी। वहाँ खेत में तो शेर आ गया, बहुत ज़ोर से गरजने लगा। यानी वहाँ जो किन्नी जो है उनको पूछता है कि तुमने कभी खेत देखा है या कनक का खेत देखा है? तो वह कहती है कि हाँ, मैंने देखा है। एक बार मैं मामा के यहाँ गई थी तो वहाँ उस खेत में शेर आया था और सभी तरफ भागदौड़ मची गई थी। दौड़कर कनक के पेड़ पर चढ़ गई थी। ओफ, यानी दौड़कर वहाँ कनक के पेड़ पर गई थी। नैयर कुछ तिल मिलाकर अपनी कमर मलने लगा। यानी नैयर भी अब सोच में डूबा कर तिल मिलाकर कमर हिलाने लगा। कनक ने पीछे से उसकी कमर पर खूब गहरी चिकोटी काट ली। यानी जो कनक जो है, कनक ने उसकी कमर पर चिकोटी काट ली। क्या है, क्या है? पंडित जी ने नैयर की परेशानी का कारण पूछा। यानी नैयर परेशान हो रहा था तो वह पंडित जी ने पूछा कि क्या है, क्यों ऐसा तिल मिला रहे हो? पिताजी, मालूम होता है कि खटमल बहुत है, नैयर ने कमर मलते हुए उत्तर दिया। यानी वह नैयर कमर पर हाथ मलते हुए कहा कि यहाँ पर खटमल बहुत है, मच्छर बहुत है, काटते हैं। अच्छा, अभी है? पंडित जी ने अनुमान प्रकट किया, दरारों में छुपे होंगे, एक बार फिर डीडीटी छिटक देंगे, अभी डिब्बे में काफ़ी है। यानी वह कहते हैं पंडित जी की होंगे, यहाँ पर छुपे होंगे और दरारों में छुपे होंगे, यानी जो कुछ भी जगह है उसमें कोने में छुपे होंगे। और जो मच्छर मारने की दवा है उस समय की वह है डीडीटी। वह कहते हैं कि डीडीटी छिड़क देंगे तो डिब्बे में अभी काफ़ी यानी बहुत सारा है, वह छिड़क देंगे। हाँ जी, बहुत बेईमान खटमल है, छिपकर काट लेते हैं। नैयर ने कनक और कंचन की ओर देखा। यानी जो नैयर है, नैयर वो अपनी साली यानी कनक और कंचन की ओर देखती हुई कहती है कि यहाँ पर खटमल जो है वह खटमल बड़े बेईमान है, छिप कर काटते हैं, सामने आकर भी नहीं काटते हैं, ऐसा वह कह रहा है। रात बहुत देर तक सोई नहीं होगी, हंसी मजाक चलती ही रहा कि माँ जी, कांता या पंडित जी चिंता की कोई बात आरंभ न कर दे। इस विचार से नैयर और लड़कियाँ कुछ न कुछ बोलती रही थी। यानी वह माँ और बाबूजी जो है, पंडित और पंडिताइन जो है, वह कुछ अन्य बात क्यों ना करे, यानी कोई उदासी सी बात न बोले। इसलिए जो भी नैयर है, जो कनक है, जो भी लड़कियां है, वहाँ कुछ हंसी मजाक की बातें कर रहे थे। यानी वहाँ माँ और बाबूजी कभी पंडित और पंडित की पत्नी कहीं कोई उदासी की बात न करे और सारा माहौल जो है वहाँ खराब हो जाएगा। इसीलिए वहाँ कोई हंसी मजाक की बातें ही कर रहे हैं रात देर तक। सब लोग नींद के लिए लेट गए थे। बिजली बुझा दी गई थी। खाटे पलंग कम और आदमी अधिक होने के कारण कनक को कभी कंचन, कभी माँ और कभी कांता के साथ लेटना पड़ता था। यानी वहाँ पर जगह तो थी, लेकिन जो सोने के लिए पलंग, क्वाट, चारपाई जो थी वहाँ कम थी। सोने के लिए ज़्यादा आदमी थे और वहाँ पलंग, खाट, चारपाई थी वहाँ थोड़ी कम थी। तो वहाँ कनक को जगह नहीं थी, तो वो कभी माँ के पास, कभी पिताजी के पास, कभी कांता के पास जाकर लेटती थी। नींद का समय और अनवेरा होने के कारण मन ही मन चिंता करते रहने से किसी को खटकने का भय न था। यानी वहाँ ऐसी जगह भी नहीं थी, तो का ये सोने के लिए किसी को अड़चन हो रही है, समस्या हो रही है, ऐसा कुछ टोकने का भी भय नहीं था। जाने कौन सो गया था और कौन नहीं सोया था, कनक अपनी चिंता में थी। यानी कोई सोया था, कोई सोने वाला था, कोई सो ही नहीं रहा था और कनक को भी नींद नहीं आ रही थी और कनक अपनी चिंता में ही थी। कनक को नैनीताल से दिल्ली आए 8 दिन हो गए थे। पूरी का एक भी पत्र नहीं आया था। यानी कनक और पूरे परिवार को नैनीताल से दिल्ली आकर 8 दिन हो गए थे। पूरी का कोई पत्र भी नहीं आया था, कोई संदेश भी नहीं आया था। पूरी को नैनीताल से गए 1 मास से अधिक हो चुका था। कनक सोच रही थी, इतने दिन में क्या पत्र लिखने के लिए एक बार भी अवसर नहीं मिल सका। यानी
पूरी को नैनीताल से यानी कनक के पास से जाकर एक मास यानी 1 महीना हो चुका था और वह सोच रही है कि इतने दिनों में एक पत्र लिखने के लिए उनके पास समय भी नहीं मिला होगा। समय मिला था, उसने पत्र भी लिखा था, लेकिन पत्र पहुंचा नहीं था। पूरी ने पत्र लिखा था, पहुंचा नहीं था और ये कनक सब कुछ सोच रही है। कुशल समाचार का छोटा सा पत्र तो कहीं से भी लिखा जा सकता था। यानी वह सोच रही है कि ऐसे ही चलते चलते जो भी कुशल शुभ समाचार है वह सुनाने का पत्र तो ऐसे ही कभी भी लिखने का समय मिल ही जाता है, ऐसा वह सोच रही है। क्या उनका परिवार बहुत अधिक कठिनाई में है? वे इतने समझदार है, कुछ न कुछ उपाय कर ही सकते हैं। यानी वह कहती है कि उनका परिवार इतना कठिनाई में है, वहाँ वहाँ भी होशियार है, अच्छे समझदार है, वहाँ कुछ ना कुछ उपाय कर भी सकते हैं। यानी वहाँ अभी पूरी का परिवार यानी कनक का भी परिवार हुआ, क्योंकि पूरी कनक का पति है, तो पूरी कनक का पति है और वहाँ पूरी का जो परिवार है वह कनक का भी परिवार है। नाराज़गी का कारण हो भी क्या सकता है? क्या इस बात से नाराज़ है कि परिवार की कठिनाई के समय मेरे साथ थे? यानी वह कहती है कि नाराज़ होने का कारण भी क्या था? क्योंकि परिवार जिस समय उसको लाहौर से निकाला जा रहा था, कठिनाई थी, तो वह नैनीताल में मेरे साथ थे, यही कारण था। लखनऊ से अवस्थी जी को लिखे पत्र का भी कोई उत्तर नहीं आया। यानी उसने जो अवस्थी को पत्र लिखा था लखनऊ में, उसका भी कोई उत्तर नहीं आया था। कनक सोचती गई, पिताजी कठिनाइयों से परास्त न होने की बात कहते हैं गरीबी से रहना कौन बड़ी कठिनाई है, अधिकांश लोग ऐसे ही रह रहे हैं। साथ ही गली में लोग इससे भी बुरी हालत में है कि कितनी स्त्रियां गली में ही चूल्हा जलाकर खाना पकाती है। यानी उसके जो पिता पंडित जी है कि हमसे भी जो भी आप यह हैं घर में है, इससे भी बुरी हालत बहुत से लोगों की बाहर है। अधिकांश उनके लिए कोई सहारा नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं है, रुकने के लिए जगह भी नहीं है। तो वहाँ जो महिलाएं हैं वहाँ रास्ते पर सड़क पर चूल्हा जलाकर खाना पका रही है, ऐसा वहाँ कह रहे हैं। गली में बैठकर कपड़े धोती है, गली में सोती है, अब हमारे लिए भी गरीबी ही है। अभी वहाँ कहती है कि जो अभी वहाँ उनका आलीशान घर तो उधर लाहौर में था, तो वहाँ कह रहा है पंडित जी कि जो अन्य लोगों को देखो सड़क पर चूल्हे बनाकर खाना पका रहे, बैठ रहे, सो रहे, कपड़े धो रहे हैं, और वहाँ अब हम भी गरीबी ही है, ऐसा वहाँ पंडित जी कह रहे हैं। यदि हम सदा से ऐसी ही स्थिति में होते तो पिताजी को वे अयोग्य हों क्यों जचते? यानी बेचारे जाने कैसे दिन काट रहे होंगे। यानी वहाँ कह रहा है पंडित जी कि उन पर तरस आ रहा है कि न जाने बेचारे कैसे दिन काट रहे हैं, कैसी जिंदगी जी रहे हैं। क्या एक पत्र लिख देने के लिए टिकट तक के दाम भी न होंगे? कनक का शरीर कांप गया। सोचा कल राम प्रकाश को एक पत्र लिखकर अपने यहाँ पहुँच जाने का समाचार देगी और पूछेगी कहीं से कोई पत्र तो नहीं आया। यानी वह कनक सोच रही है कि मैं कल राम प्रकाश को एक पत्र लिखूंगी और कहूंगी कि कहीं से कोई मेरे नाम का पत्र आया है या नहीं। पत्र आया होगा तो रिटायरेट करना भी भूल सकता है। मैं तो सदा से कुछ न कुछ काम करना ही चाहती थी। यानी वह सोच रही है पत्र आया होता तो वापस भी आता था, लेकिन मैं तो कुछ न कुछ काम सोच ही रही हूँ, तो कल मैं पत्र ही लिखती हूँ। कनक ने बचपन से ही साहित्य और पत्रकारिता को गंभीरता से अपनाने की कल्पनाएं की थी। यानी उसने बचपन से जो पत्रकारिता में उसकी रुचि थी और वह उसको साकार करने के लिए या साहित्य लिखने के लिए, पत्रकारिता करने के लिए उसमें उत्सुकता थी और कल्पना की थी। इस लक्ष्य के लिए उसे पिताजी से भी प्रोत्साहित किया था। यानी जो लिखने के लिए जो पिताजी ने भी उसे प्रोत्साहित किया था। पूरी ने भी उसे इसी कार्य की दीक्षा दी थी। यानी पूरी ने भी यह कार्य करने के लिए उसके मन में उत्साह भरा था। इसी कार्य में वह पूरी की सहधर्मिणी और सहकर्मिणी बन सकती थी। यानी जो इसी कारण यानी जो लिखने के कारण ही वह पूरी की पत्नी भी और वह सहकर्मी भी बन सकती थी। वह इस काम को अब नहीं तो कब करेगी? भाग्य को कौन जानता है? यदि जीवन अकेले ही बीतना पड़ा
तो भी उनका सिखाया काम करती हुई उनकी स्मृति में ही जिंदा रहूंगी। यानी कनक सोच रही है कि जो कुछ भी उन्होंने जो प्रेस का काम सिखाया है वह काम अभी जीवन का क्या पता, अभी अकेले ही रहना पड़े, पूरी मिले या न मिले, ऐसा सोचकर वह कहती है कि उन्होंने जो काम सिखाया है वह काम करते हुए उनके स्मृतियों में, उनके यादों में ही जिंदा रहूंगी। कनक अपने एकाकी कठिन से कठिन जीवन की कल्पना करती हुई सो गई। यानी वह ऐसा सोचते सोचते सो गई। अभी देखिए यहाँ पर आधुनिकता उस जमाने में और इस जमाने में कितना अंतर है। उस जमाने की जो कनक है वह कनक क्या सोच रही है, देखिए कि पूरी यानी पति न मिला तो मैं अकेली जीवन जीऊंगी, मगर उन्होंने जो काम सिखाया है वही काम करते करते उनके यादों यानी पति के यादों में ही मैं जिंदा रहूंगी। लेकिन आजकल की स्त्री होती तो क्या सोचती थी, मैं दूसरा पति कर लूंगी। यह अंतर है उस जमाने का और आज के ज़माने का। दिल्ली आकर पंडित जी के घर का ढंग बदल गया था। अब लड़कियां दिन चढ़े देर तक नहीं सोती रहती थी। जैसा करने से माँ किसी को कुछ कहे बिना अकेले सब काम करने लगी थी। तीनों ने पंडित जी से और नैयर की माँ जी से उन्हें जल्दी 6 बजे उठा देने के लिए अनुरोध कर दिया था। कंचन उठते ही रात के झूठे रह गए बर्तन मांजने लग गई। कांता, नानो और दूसरे लोगों ने मैले कपड़े उठाकर नल के नीचे बाल्टी रखकर धोने लगी। कनक ने दुपट्टे से सिर, नाक, मुंह लपेटकर कोठरियों और आंगन में झाड़ू लगाना आरंभ कर दिया। यानी जो भी वहाँ पंडित जी की जो लड़कियां थी वह लड़कियां अब यहाँ दिल्ली में आकर आलस नहीं कर रही थी, जल्दी जग रही थी, घर के सारे कामकाज कर रही थी। इतना ही नहीं, अपनी माँ यानी पंडित जी की पत्नी पंडिताइन को मदद कर रही थी, यानी उनकी खुद की माँ को वह मदद कर रही थी। फाटक की ओर से बजरंग के बोलने का शोर सुनाई दिया, जैसे किसी को भीतर आने से रोक रहा हो। यानी फाटक की ओर से जो मेन दरवाज़ा है वहाँ से बजरंग जो उनका नौकर है उसका शोर सुनाई दिया, और वह शोर ऐसा था कि किसी को भीतर आने के लिए वह रोक रहा है। कांता ने पुकारा, कन्नी देखना तो कौन है। कांता ने कहा, कन्नी यानी जो कनक है उसको कहा कि देखना तो कौन है। कनक दुपट्टा संभाल कर फाटक की ओर गई। वहाँ अखबारों का बोझ वहाँ पर संभाले एक नौजवान दुबली पतली उदासी लड़की को साथ लिए लौटी। यानी वहाँ पर जो कनक है, कनक वहाँ पर गई और वहाँ पर जाने के बाद जो वहाँ अखबारों का बोझ यानी जो बहुत से समाचार पत्र थे वह लेकर एक नौजवान और दुबली पतली उदासी लड़की को हाथ लिए लौटी। यानी वह साथ में एक दुबला पतला लड़का भी है, नौजवान भी है, और साथ में एक लड़की भी है, उसको साथ लौटी। लड़की ने कांता को बड़ी देखकर संबोधित किया, बहन जी आप लोग अखबार तो लेती होगी, मैं रोज़ इसी समय दे जाया करूँ। यानी वहाँ जो अखबार बेचने वाली है तो वह कहती है कि बहन जी आप अखबार तो लेती है तो मैं इसी समय हर रोज़ आपको दे दूँगी। कांता ने विस्मय से अपना काम छोड़कर उत्तर दिया, हाँ हाँ बहन जी आओ बैठो तो। यानी वह कहती है कांता, हाँ हाँ हम समाचार पत्र तो लेंगे ही, अखबार लेते ही है, तो आओ बैठो। लड़की ने एक अखबार कनक को थमा दिया, आप किसी दूसरे से लेने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ दे जाया करूँगी, उधार नहीं दे सकूँगी। यानी वहाँ जो लड़की है अखबार बेचने वाली वह कहती है, आप तो मैं हर रोज़ दे दिया करूँगी, मगर उधार नहीं दूंगी, जो भी है नगद है। कांता की सास सामने आ गई थी। उसने लड़की को पुकारा, आ बेटी जरा बैठ तो, तेरे घर बार कहाँ है, किन की लड़की है, जरा बैठ तो। यानी जो कांता की जो सास है वह आई और उसने कहा उस लड़की को, अखबार बेचने वाली, आ थोड़ी देर बैठ, तुम्हारा घर बार कहाँ है, ऐसा वह पूछताछ कर रही है। माँ जी इन बातों में क्या लाभ है, मैं अखबार दे जाया करूँगी। पंडित जी ने तुरंत आगे बढ़कर लड़की को शाबाशी और आशीर्वाद दिया और अखबार का दाम उसके हाथ पर रख दिया। यानी पंडित जी कह रहे वह लड़की को जल्दी है जाने के लिए, अखबार भी बेचना है, तो वह जो कनक की
जो कांता की सास से बात कर रही है, पूछ रही है कांता की सास की तुम्हारा घर बार कहाँ है। वो कह रही है लड़की कि आप इससे क्या मतलब है, आप तो इसको यह बताकर कोई लाभ नहीं है, मैं आपको हर रोज़ दे दूंगी अखबार, ऐसा वह कहती है और वहाँ से वह जाना चाहती है। बातों से ही पता चल रहा है। तो पंडित जी भी उसको उसकी सराहना करते हैं, अच्छा कहते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं और जो भी अखबार का मूल्य होता है वह उसके हाथ पर रखते हैं। लड़की बिना रुके चली गई। लड़की की बात और चाल से स्पष्ट था कि वह पढ़ी लिखी मध्य वर्ग परिवार की थी। यानी लड़की बिना रुके चली गई क्योंकि वहाँ पर उसको आने का दूसरे घरों में जाकर भी अखबार बेचने थे, क्योंकि पेट का सवाल था। तो वह लड़की पढ़ी लिखी थी और मध्य वर्ग की थी, तभी वह काम कर रही है, अखबार बेच रही है। अन्य किसी अच्छे घराने की होती तो अखबार वह क्यों बेचती। हम जैसे हमारी बहनें दौड़ दौड़ कर अखबार भी बेचने लगी। कांता ने धोती के आंचल से आंखें पोंछ ली। यानी वह कहती है कि हम भी वहाँ सभी बहनें मिलकर ऐसे ही अखबार बेचते, ऐसा कहकर उसने जो धोती के कोने से आंखें पोंछी, यानी उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसमें दोष क्या है, कनक बोल उठी, ज़रूरत हो तो मैं भी तैयार हूँ, शाबाश शेर बेटी है। यानी वह कहती है ज़रूरत है तो मैं भी उठूँगी, मैं भी काम करूँगी। और ऐसा कहते हुए पंडित जी कहते हैं कि मेरी बेटी शेर है। पंडित जी तर्जनी उठाकर तर्ज गर्ज उठे, ये पंजाब की शेर बेटियां है। यानी पंडित जी की ऐसे जोर से कहते हैं कि यह पंजाब की बेटियां है, शेरनियां है। इस कौम को कोई नहीं मार सकेगा। पंजाबीज बिल सरवाइव हमने देखा। बंगाल के अकाल में, बिहार के जलजले ने, पूर्वी बंगाल के दंगों में, यूपी की बाढ़ों में जो लोग डिस्प्लेस भागने के लिए विवश हुए, उन्हें हाथ पसार कर मांगते ही देखा है। यानी पंडित जी कहते हैं कि इससे पूर्व भी बहुत सी आपदाएं आई, जैसे बंगाल का अकाल आया, बिहार में भी बहुत कुछ भागदौड़ मची, लेकिन उसमें जो भी भागा यानी जो भी स्थितियों से भागा वह किसी के सामने यानी जो भी इस स्थिति से भागा, यानी उस जिसने भी साहस को हारा वह अन्य किसी को भीख मांगते हुए देखा है, ऐसा पंडित जी कह रहे। और यहाँ पंजाब की स्वीट यानी जी पंडित जी चश्मा उतार कर कमीज से पोंछने लगे। यानी वह पंजाब की लड़कियां है, ऐसा वह कहते हुए अपना चश्मा पोंछ रहे। सब चुप रहे। कांता सिर झुकाए कपड़े धोती रही। कनक बर्तन मांजती रही। कनक ने सिर दुपट्टे से लपेट लिया था, वह चुपचाप झाड़ू लगाने लगी। कनक ने रसोई में व्यस्त माँ से एक प्लेट में नमकीन परोठा और एक गिलास लस्सी पिताजी के लिए लाकर उनके अकेले में बात की। पिताजी, मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ किसी अखबार के दफ्तर में काम के लिए यत्न करूँ। पंडित जी ने स्वीकार कर लिया। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। अभी वह सभी अपने अपने कामों में व्यस्त है। कनक जो है वह रसोई में व्यस्त है, माँ भी उसकी रसोई में व्यस्त है, और कनक जो है वह बर्तन मांज रही है, और वहाँ जो माँ के पास से लस्सी और जो परोठा यानी पराठा, नमकीन पराठा, वह पिताजी के पास लाकर रखती है और कहती है अकेले में, पिताजी मैं भी किसी अखबार के यहाँ पर काम करना चाहती हूँ, जॉब करना चाहती हूँ, क्या मैं प्रयत्न करूँ। तो पिताजी कहते हैं कि हाँ करो, सही है, ठीक है, ऐसा कहते हैं। गांधी जी कलकत्ता से पश्चिम पाकिस्तान में शांति स्थापना का प्रयत्न करने के लिए आए थे, परंतु दिल्ली की अवस्था देख सुनकर उनका सिर दुख और लज्जा से झुक गया। यानी गांधी जी उस समय के नेता थे और वहाँ जो थे वह दिल्ली आए, कलकत्ता से पश्चिम पाकिस्तान में, यानी पाकिस्तान में जो भी दंगा फसाद हो रहा है उसमें वह शांतता सुलझाने के लिए आए थे और भाषण देने के लिए आए थे, मगर वह सब कुछ दृश्य देखकर उसको ही लज्जा से झुकना पड़ा। यानी वह क्या हो रहा है ऐसा सोचकर गांधी जी खुद ही लज्जा महसूस करते हैं। भारत में शांति स्थापित किए बिना वे पाकिस्तान को क्या कह सकते हैं। यानी वह कहते हैं कि भारत में ही शांति नहीं है, भारत में ही हिंसा और शांति फैली हुई है, तो हम पाकिस्तान को क्या संदेश देंगे, क्योंकि घर की स्थिति उलझी हुई है, तो दूसरों को सुलझाने के लिए कैसे हम राय दे सकते हैं, ऐसा गांधी जी कहते हैं। गांधी जी ने प्रण कर लिया, दिल्ली में पूर्ण शांति स्थापित किए बिना वे दिल्ली नहीं छोड़ेंगे, इसके लिए चाहे प्राण ही देने क्यों ना पड़े। यानी गांधी जी जो है वह सोचते हैं कि हमारे घर का ही वातावरण अस्त व्यस्त है, तो इसमें हम दूसरों को शांत रहने के लिए कैसे से, क्योंकि घर की स्थिति ही अच्छी नहीं है और दूसरों को घर संभालने के लिए हम कैसे सिखा सकते हैं, ऐसा गांधी जी कहते हैं। और वह कहते हैं कि अगली बात गांधी जी की
जो भी आप दिल्ली में इतनी भागदौड़ मची है, इतना दंगा फसाद हो रहा है, सभी तरफ हिंसा, अशांति, मारपीट, काटाकाटी हो रही है, तो वहाँ उन्होंने कहा कि मैं पहले दिल्ली में जो भी अस्त व्यस्तता फैली हुई है उस पर मैं सुझाव निकालूंगा। सभी दिल्ली का जो वातावरण है वह वातावरण मैं ठीक करूंगा और बाद में मैं पाकिस्तान जाकर शांति का संदेश दे दूंगा। ऐसा वह सोच रहे हैं गांधी जी। और वहाँ उनका सोचना भी एक अच्छी बात है। और वहाँ कहते हैं कि इस शांति स्थापित करने में चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मगर मैं यहाँ पर शांति स्थापित करूँगा ही। ऐसा वह गांधी जी सोच रहे हैं या गांधी जी के विचार है। और यह सही भी है, क्योंकि खुद के घर में ही अच्छी स्थिति नहीं है और दूसरों को हम अच्छा रहना सिखा रहे हैं, तो कोई भी बोल सकता है कि पहले तू खुद के घर का वातावरण देख और फिर हमसे बोल। ऐसा यहाँ कह भी सकते हैं और वो कहते भी हैं लोग। तो इसी सोच से गांधी जी के यह है विचार है कि पहले मैं मेरे घर में शांति स्थापित करूं और बाद में मैं दूसरों को ये करूं, शांति का संदेश दूं। तो ऐसे वहाँ पर ये करती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और शाम के 7 बजे के समय में जो है वहाँ कविता का वीडियो आता है। उस पर हम निराला की कविता देख चुके हैं। आज हम इसके आगे की कविता देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।